नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे, इसी जिद के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक राष्ट्रपति का निर्वाचन। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद थे उसके सारे डिस्कस हमने कर लिए थे। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि हम बारी बारी से जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पुनः हम विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भाग 5 में आर्टिकल 55 के तहत यहां पर जो भी निर्वाचन की रीतियां हैं राष्ट्रपति की वो यहां पर दी गई हैं। आर्टिकल 55 और एक अधिनियम था हमारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से मिलाकर यहां पर स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ बातें यहां से निकल के आती हैं और कुछ बातें यहां संविधान के आर्टिकल नंबर 55 से निकल के आती हैं। इसी के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी रीत यहां पर निर्धारण की गई है। क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है। ठीक है, जो कोई बंदा खड़ा होना चाहता है तो सबसे पहले तो अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होगी। क्या है अधिसूचना? राष्ट्रपति के चुनाव जैसे कार्यकाल खत्म हो रहा है तो कार्यकाल खत्म होने के 2 माह पहले ही, कितने माह पहले? 2 माह पहले ही एक अधिसूचना जारी करी जाएगी कि अब फलानी तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 माह पहले की अधिसूचना यहां पर जारी की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कितने दिन पहले अधिसूचना जारी की जाती है, तो 2 माह पहले यहां पर अधिसूचना जारी की जाएगी। ये तो बात रही अधिसूचना की। फिर इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब होता है जिसके अंडर में ही ये पूरा चुनाव का देखरेख होती है। ठीक है, चुनाव संपन्न होता है, उसी को हम रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर हमारा लोकसभा या राज्यसभा का जो महासचिव होता है उसको बनाते हैं, और ये है अल्टरनेट क्रम में रहते हैं। मान लीजिए इस बार लोकसभा का महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर है तो अगले चुनाव में राज्यसभा को बनाया जाएगा। जैसे जब रामनाथ कोविंद वाला हुआ था, रामनाथ कोविंद वाला चुनाव हुआ था जिसमें रामनाथ कोविंद जी जीते थे, उसमें लोकसभा का महासचिव बनाया गया था। ठीक है, और इस बार द्रौपदी मुर्मू वाले में राज्यसभा का महासचिव था। ठीक है, तो बारी बारी से अगली बार जो चुनाव होगा उसमें फिर पुनः लोकसभा का महासचिव बनाया जाएगा। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की यहां पर बात हो गई। अब तीसरी बात आती है कि जो ये मतदान होगा ये गुप्त मतदान होगा। समझते हैं क्या है गुप्त मतदान? गुप्त मतदान का मतलब होता है कि जो हमारा मत है सिर्फ हम ही जाने कि किसको हमने वोट दी है। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार का जो दल बदल कानून होता है वह लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है कहने का मतलब आप अपनी पार्टी से इतर जाकर भी वोट वहां पर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पर आपकी पार्टी डाल रही है वहीं पर आपको वोट डालना है, नहीं, आप अपनी पार्टी से हटकर भी आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वहां पर मतदान कर सकते हैं। यही है गुप्त मतदान, और इसमें किसी प्रकार का जो व्हिप होता है वो जारी नहीं हो सकता। अब समझते हैं कि व्हिप होता क्या है। ये जो व्हिप होता है, ठीक है, ये इसे जारी करता है जो सत्ता दल होता है या कोई पार्टी होती है ना, वह लिखित रूप में अपने किसमें लिखित रूप में अपने
सदस्यों को जारी करती है, लिखित रूप में अपने सदस्यों को जारी करती है, इसलिए कि जहां हम चाहते हैं आप वहीं पर वोट करिए या उसी के पक्ष में आप वोट डालिए। ये होता है व्हिप। व्हिप का मतलब है कोई पार्टी, ठीक है, अपने सदस्यों को लिखित रूप में ये आदेश देती है कि आप फलानी जगह ही आप वोट डालेंगे, आप फलाने विधेयक को ही सपोर्ट करेंगे। ये है वहाँ पर व्हिप। तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का व्हिप यहाँ पर लागू नहीं होता और ना ही कोई दल बदल का कानून लागू होगा कि पता आप अपने दल से हटकर भी अगर वोटिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो वही बात हमारा गुप्त मतदान की। अब बात आती है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है क्या ईवीएम मशीन से होता है या बैलेट पेपर से होता है, कैसे होता है? तो बैलेट पेपर से होता है। कैसे होता है? बैलेट पेपर से होगा। ये भी आपको वहां पर ध्यान रखनी होगी। ईवीएम मशीन से नहीं होगा। ईवीएम मशीन से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से ही होगा। और बैलेट पेपर यहां पर दो प्रकार के होते हैं। जो सांसद होते हैं उनके लिए अलग होता है और विधायकों के लिए अलग होता है। जो सांसदों का जो बैलेट पेपर होता है उसका रंग होता है हरा, सांसदों वाला होता है हरा और विधायकों वाला होता है हमारा गुलाबी, पिंक कलर। ठीक है, तो जो सांसद होंगे उनका बैलेट पेपर होगा हमारा हरा और जो विधायक होंगे उनका होगा गुलाबी। एक और बात आती है यहां पर कि जो आम चुनाव होते हैं उसमें सबसे लास्ट जो ऑप्शन होता है नोटा का। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या नोटा आप लगा सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नोटा का ऑप्शन वहां पर नहीं होता है। ठीक है, कोई नोटा नहीं लगा सकता है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, ऊपर से किसी को नहीं। कहने का मतलब यहां पर नोटा हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा नहीं लगाया जाता है। अब बात करते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक की। राष्ट्रपति पद हेतु, ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक इनकी संख्या करीब 50-50 होती है। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या है प्रस्तावक? जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कौन? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल, इसके ही सदस्य कम से कम 50 ऐसे हों जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है, ठीक, उसका प्रस्ताव लाएं कि फलाना आदमी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं और हम इसको प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, और 50 ही ऐसे व्यक्ति हों जो उसका समर्थन करें कि हाँ ठीक है, ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं, हम इसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। 50 अलग 50 अलग, कहने का मतलब आपके पास लगभग 100 की स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए, है ना, जो 50 आपका प्रस्ताव लाएं और 50 उसका समर्थन करें। तो ऐसे 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये संख्या 1997 से पहले कितनी हुआ करती थी? 10-10 हुआ करती थी। 10-10 हुआ करती थी कि 10 प्रस्तावक होंगे और 10 अनुमोदक होंगे। कि भाई 10 लोग ने प्रस्ताव ला दिया कि फलाना आदमी अगर राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाह रहा है तो 10 लोग मिलकर उसका प्रस्ताव लाएंगे और 10 ही लोग मिलकर क्या कर देंगे? उसका समर्थन कर देंगे कि हाँ ठीक है। तो कुल वहां पर 20 लोगों की जरूरत पड़ती थी, यहां पर लगभग 100 लोगों की जरूरत पड़ रही है। ये ऐसा कर दिया गया। पहले क्या था ना, जो सीरियस कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे वो भी खड़े हो जाते थे। तो यहाँ पर कैंडिडेट को हटाने के लिए, जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है उनको हटाने के लिए ये संख्या बढ़ाई गई है कि कम से कम जिसके तरफ ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो उस तरह से जो बिल्कुल बेकार कैंडिडेट हुआ करते थे, जिनकी कहने का मतलब जीतने की जो संभावना थी बहुत कम हुआ करती थी, वो ऐसे कैंडिडेट ये पहले से यहाँ पर छंट जाएंगे। ठीक है, तो 50 लोगों का यहाँ पर प्रस्ताव होना चाहिए और 50 ही लोग क्या करें? उसका समर्थन में खड़े होने चाहिए। तो ये तो रही प्रस्तावक और अनुमोदक की। अब बात करते हैं जमानत राशि। जमानत राशि, जमानत राशि क्या होती है? जब कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, तो उसको 15,000 रुपया, कितना? 15,000 रुपया जमा कराना पड़ता है। 15,000 रुपये कहाँ कहाँ जमा कर सकता है? या तो वो भारत की ट्रेजरी अकाउंट में जमा कर दे, ट्रेजरी
अकाउंट में जमा कर दे, या रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर दे, या आरबीआई के पास जमा कर दे। ठीक है, उसके पास 3 ऑप्शन है। जमानत राशि जो है 15,000 वो भारत के ट्रेजरी अकाउंट में जमा कर सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर सकता है, और आरबीआई के पास जमा कर सकता है जमानत राशि। अगर मान लीजिए चुनाव हुआ और कुल वैध मतों का उसको 1/6 भाग भी नहीं मिल पाया, ठीक है, तो उसकी ये जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। कहने का मतलब वैध मतों का, कुल वैध जो मत हैं उसका 1/6 से उसको ज़्यादा मिलना ही मिलना चाहिए। अगर 1/6 से कम मिल रहा है उसको, तो क्या होगी? उसकी जमानत राशि वहाँ पर जब्त हो जाएगी। आपने सुना भी होगा कि फलाने की जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त का मतलब होता है कि जमानत राशि जो होती है वो उसकी वहाँ पर उसको फिर वो लौटाई नहीं जाएगी चुनाव के बाद। और अगर 1/6 से ज़्यादा मिल गया आपको वोट और भले से आप हार गए हो, तो ये जमानत राशि जो है आपको वहाँ पर वापस हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम 1997 की बात कर रहे थे, तो यहाँ 10 प्रस्तावक थे और 10 अनुमोदक थे। यहाँ पर जो जमानत राशि थी वो केवल और केवल 2500 रुपये थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, कौन कौन वोट डालेगा, उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। हालांकि पहले वीडियो में हम कर चुके हैं डिस्कस, एक बार पुनः देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 54 कहता है, आर्टिकल नंबर 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसके अंदर कौन कौन लोग भाग लेते हैं। पहला भाग लेता है जो संसद है, संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरे नंबर पर कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और अगला कौन लेगा? जो दिल्ली है, पांडिचेरी है, इसको पुडुचेरी भी बोलते हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, राज्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा तो उसमें जो निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन वोट डालेगा, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसमें देखिए 2 चीजें आई हैं, संसद आया है और निर्वाचित सदस्य आया है। संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इन दोनों के सदस्य होंगे। निर्वाचित का मतलब होगा कि केवल और केवल जो निर्वाचित होकर आए हैं वही वोट डालेंगे। मनोनीत सदस्य जो होंगे वो यहाँ पर वोट नहीं डालेंगे। अगला कह रहा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानसभा लिया गया है, विधान परिषद का उल्लेख नहीं है, विधान परिषद का उल्लेख नहीं है। क्योंकि जो विधान परिषद है वो कुछ ही राज्यों में है, करीब 5 से 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद है। इसलिए वहां पर कहा गया कि हमें तो जो प्रतिनिधित्व है वो सारे राज्यों का करना है। तो विधानसभा तो सारे राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को यहाँ पर हम नहीं लेते हैं। और यहाँ भी मनोनीत सदस्यों को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को लेंगे। और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर जहाँ पर विधानसभाएं हैं, ठीक है, वहाँ के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष
रूप से होता है, पहला है। दूसरा है गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। तीसरा है अप्रत्यक्ष। पहले देख लेते हैं क्या होता है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब होता है कि डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति को यहां पर नहीं चुनेगी, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा डायरेक्ट जनता का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि गुप्त रूप से होगा, जैसे आम चुनाव होते हैं वैसे ये भी यहां पर भी होगा। इसमें किसी भी पार्टी का दल बदल का जो कानून होता है वो लागू नहीं होगा और ना ही कोई पार्टी यहां पर व्हिप जारी कर सकती है। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। फिर है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इनको भी समझते हैं बारी बारी से। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। नॉर्मली जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है प्रतिनिधित्व क्या होता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 सीटें हैं। 100 सीटों पर मान लीजिए 4 दल हैं, ठीक है। ये अपने अपने उम्मीदवार यहां पर खड़े कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के 100 होंगे, बी के 100 होंगे, सी के 100 होंगे, डी के 100 होंगे। 100 सीटें हैं तो हर एक दल के 100 उम्मीदवार यहां पर खड़े होंगे। मान लीजिए ए वाले को 50% वोट मिला, बी वाले को 40% मिला, सी वाले को 30% मिला वोट। नहीं, ऐसा मान लीजिए सी वाले को 5% मिला और डी वाले को भी 5% मिला, या इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। ए वाले को मान लीजिए 40% मिला, बी वाले को 30%, ये 20% और ये 10%। 30, 20, 50, 10, 60, 40, ठीक है। इस तरह से वहां पर वोटिंग हुई। ए वाले को 40% मिला, बी वाले को 30%, सी वाले को 20% और 10% यहाँ पर डी वाले को मिला। तो सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर 40% वाले को मिला। तो इसको यहाँ पर, और हाँ, जो ये उम्मीदवार खड़ा कर रहा है, ठीक है, इसका कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया फलाने क्षेत्र से खड़े होंगे, केवल उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, ठीक है, और सीधे वोटिंग हो रही है यहाँ पर 100 सीटों के लिए। तो जिसको 40% वोट मिली थी उसको बोल दिया गया इसको 40 सीटें दे दी जाएंगी। जिसको 30% मिली थी उसको बोल दिया गया ये इसको 30 सीटें मिल जाएंगी। जिसको 20% वोटें मिली थी उसको बोल दिया गया इसको 20 सीटें दे दी जाएंगी। और इसी तरह जो डी वाला दल था उसको 10 सीटें दे दी गई उसी के अनुपात में। तो यही हो गया हमारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला कॉन्सेप्ट। चूंकि इस कॉन्सेप्ट से सपोज अगर हम इंडिया की बात करें और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो सिर्फ एक ही आदमी एलिजिबल होगा ना, एक ही आदमी जीतेगा, एक ही आदमी जीतेगा। तो एक आदमी जीतने के लिए हम ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व वहां पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ अलग तरीका अपनाना होगा, अलग तरीके से ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व हमारा वहां पर होगा। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए यहां पर जो आम चुनाव होते हैं वहां पर एक जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका मत का जो मूल्य होगा सिर्फ एक वोट डाल सकता है। एक व्यक्ति एक वोट, अगला व्यक्ति अगला वोट, मतलब एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही वोट वहां पर गिना जाता है। एक व्यक्ति की जो मत की वैल्यू होती है वो एक होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो एक विधायक होता है, ठीक है, उसके जो मत की मूल्य होता है, मत की वैल्यू जो होती है या मत का मूल्य जो होता है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। एक राज्य के सारे विधायकों का जो मत मूल्य होगा वो तो एक जैसा होगा, लेकिन राज्य वाइज ये बदलता रहता है। ठीक है, कैसे बदलता है देखते हैं। और ये डिपेंड करता है जनसंख्या पर। किस पर डिपेंड करता है? जनसंख्या पर डिपेंड करता है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है,
उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक विधायक का मतमूल्य है वो करीब 208 है। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करें तो 173 है। अगर तमिलनाडु की बात करें इसी तरह तो 176 है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो वहाँ के जो एक विधायक का मतमूल्य है वो केवल और केवल 7 है। देखिए बदलता रह रहा है। कहने का मतलब जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा वहाँ के जो विधायक है उसका मतमूल्य सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ जनसंख्या सबसे कम है वहाँ पर वहाँ के जो विधायक हैं उसका मतमूल्य कम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मत की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं जरा। विधायक के मत मूल्य की गणना, यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर विधायक के मत मूल्य की गणना की जाती है। बात हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसमें लगता तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व ही है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व होता है वो डायरेक्ट जनता का ना होकर राज्यों के जो विधायक होते हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व लिया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसीलिए ये थोड़ा सा जो जनरल आनुपातिक प्रतिनिधित्व है उससे थोड़ा सा यहाँ पर हटके हो जाता है। और ये किस सिद्धांत पर लागू होता है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं, समरूपता और समतुल्यता। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है ये समरूपता और समतुल्यता के सिद्धांत पर यहां पर काम करता है। क्या होता है समरूपता और समतुल्यता? समरूपता का मतलब होता है कि जो विधायक के मत मूल्य की गणना की जाएगी, विधायक के मत मूल्य की जो गणना की जाएगी वो हर राज्य के लिए एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूले से की जाएगी। यही है हमारा क्या, समरूपता। मतलब एक जैसा ही नियम रहेगा हर राज्य के लिए। ये नहीं कि यूपी में कुछ अलग नियम लगा दिया, उसके तहत उसके मत मूल्य की गणना कर ली, बिहार में अलग लगा दिया, उसके अनुरूप मत मूल्य की गणना कर ली। नहीं, जो फार्मूला यूपी के लिए लगेगा वही फार्मूला कहाँ के लिए लगेगा, बिहार के लिए लगेगा, वही अरुणाचल प्रदेश के लिए लगेगा। ठीक है, तो विधायक के मत मूल्य की गणना की जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फार्मूले से। ये हुआ हमारा समरूपता। और समतुल्यता का मतलब होता है कि संघ और राज्य, ठीक है, इनके मतों की जो मूल्य की वैल्यू है वो दोनों की बराबर होगी। कहने का मतलब यहां पर सांसद के कुल मत मूल्य बराबर होंगे राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों के। कहने मतलब राज्यों के जो विधायक हैं उनके मत मूल्यों का जितना भी योग होगा वो सांसद के कुल मत मूल्यों के योग के बराबर होगा। ये हमारा है समतुल्यता का सिद्धांत। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो भारत में लागू है वो समरूपता और समतुल्यता के सिद्धांत पर काम करता है। ये चीज यहां पर ध्यान देनी होगी। अब हम बात कर रहे थे विधायक के मत मूल्य की गणना कैसे करते हैं। किसी भी राज्य का जो विधायक है ना, उसका एक विधायक के जो मत मूल्य की गणना होगी वो कैसे होगी। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पर ये काम करता है। एक विधायक के मत मूल्य, ठीक है, या एक विधायक का मत मूल्य बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या। कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या कहने का मतलब संबंधित राज्य, जिस राज्य का निकाल रहे हैं, चाहे मान लीजिए यूपी का निकाल रहे हैं तो यूपी की जितनी टोटल जनसंख्या होगी उसमें हम भाग कर देंगे यूपी के जितने भी निर्वाचित विधायक हैं। यहाँ पर भी निर्वाचित विधायक लेंगे, मनोनीत विधायक नहीं लेंगे, ठीक है, निर्वाचित ही लेंगे।
तो राज्य की कुल जितनी जनसंख्या है उसको हम निर्वाचित विधायक की संख्या से डिवाइड कर देंगे और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। देखिए 1/1000 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये थोड़ा जो डेटा है वो छोटा हो जाए, क्योंकि जनसंख्या लाखों में होगी, करोड़ों में भी हो सकती है, और निर्वाचित विधायक की संख्या मान लीजिए 100 में होगी, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिजिट बहुत बड़ी आएगी, तो उसको छोटा करने के लिए यहाँ पर ये 1000 से भाग कर देते हैं, बस इसका यही वैल्यू है। तो एक विधायक का जो मत मूल्य होगा क्या होगा, राज्य की टोटल जनसंख्या को हम उस राज्य के जो निर्वाचित विधायक हैं उससे डिवाइड कर देंगे और 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां पर एक मत का मूल्य आ जाएगा। जैसे इस तरह से अगर हम यूपी के मत का मूल्य निकालेंगे, यूपी के जो विधायक है उसका एक विधायक का मत मूल्य होगा 208, ठीक है। इस तरह से यहां पर निकलेगा। कहने का मतलब यूपी का जब एक विधायक वोट देगा तो उसकी कितनी वोटें काउंट होंगी, 208 वोटें यहां पर काउंट होंगी, 208 मत मूल्य होंगे उसके, ठीक है। तो एक विधायक के मत मूल्य की गणना। अब हम बात करते हैं सांसद के मत मूल्य की गणना कैसे करेंगे। सांसद के मत मूल्य की गणना। एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य बराबर होगा हमारा जो राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य है, राज्यों के विधायकों का कुल मत मूल्य। अभी जो पीछे हमने एक एक विधायक का मत मूल्य निकाला था, तो सारे राज्यों के जितने भी विधायक हैं उन सबका टोटल मत मूल्य जो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे सारे सांसदों की संख्या से, सांसद कुल। और सांसद कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे, तो कुल निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या। कहने का मतलब राज्यों के कुल विधायकों का जो जितना भी मत मूल्य होगा उसको हम डिवाइड कर दिए अगर कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या को, तो एक सांसद का वहां पर मत मूल्य आ जाए। इस टाइम एक सांसद का जो मत मूल्य है वो 700 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा। पहले 708 थी, लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर विधानसभा हटी है तब से ये 700 हो गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, सांसद के मत मूल्य की गणना। इस तरह से तो मत मूल्य की हमने गणना कर ली। अब वोटिंग कैसे होती है वो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। वोटिंग हमारी होगी एकल संक्रमणीय पद्धति से। एकल संक्रमणीय पद्धति। जैसे मान लीजिए आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, मान लीजिए 1000 हैं, 1000 सीटें हैं, 1000 सीटों के लिए हुआ, ठीक है। ए बी सी डी 4 लोग खड़े हैं, मान लीजिए इसको 400, इसको 300, 200, 100, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग सीटें मिली। देख रहे हैं जिसको 400 मिला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर, वो यहाँ पर जीत जा रहा है। जिसको भले से वोट परसेंट इसको कम मिला हो, लेकिन जिसको 400 सीटें मिली वो क्या हो रहा है, जीत जा रहा है। यहाँ पर कितना, 300, 200, 100, 3 2 5 1 600। कहने का मतलब जिसको 600 लोगों ने नकार दिया वो भी यहाँ पर जीत जा रहा है 400 पर। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति लगती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है देख लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसमें जो बैलेट मिलता है, राष्ट्रपति चुनाव में एक बैलेट मिलता है, हमने पहले डिस्कस किया है कि सांसद को हरा और
विधायकों को गुलाबी मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर A, B, C, D ये प्रत्याशी हैं हमारे, ठीक है। और यहाँ पर वरीयता क्रम लिया जाता है, एक इस तरह से बैलेट मिलता है, एक आदमी को, एक व्यक्ति को एक बैलेट इस तरह का दिया जाएगा, ठीक है। और उसके आगे वरीयता क्रम, यहाँ पर चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है किसी प्रकार का, ठीक है। और जो ये वरीयता क्रम है वहाँ पर डिजिट में लिखाना होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डिजिट में लिखा। डिजिट में लिख सकते हैं आप, रोमन में लिख सकते हैं इस तरह से करके 1, 2, 3, 4, ठीक है। या भारत की किसी अन्य भाषा में लिख सकते हैं, अन्य तरीके से यहाँ पर कुछ और नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो वो जो आपका मत है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वरीयता क्रम में यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 ऐसे करके देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया वोट डालने के लिए, ठीक है, कोई निर्वाचक मंडल का सदस्य आया और कह रहा है कि उसकी पहली पसंद मान लीजिए ए है, तो उसने ए वाले को 1 नंबर दे दिया। उसने कहा ठीक है, हम चाहते बी सी को भी है बनाना, लेकिन इसको हम 2 नंबर पे रखेंगे और बी को हम 3 नंबर पे रखेंगे और डी को 4 नंबर पे रखेंगे। तो देखिए वरीयता क्रम यहाँ पर निर्धारित हो गया। सबसे पहली पसंद उसकी थी कि ए वाला बंदा जो है वो राष्ट्रपति बने, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश ए ना बन पाया तो हम बी को बनाना चाहेंगे राष्ट्रपति। अगर किसी कारण बी नहीं बन पाया, सी नहीं बन पाया तो हम बी को बनाएंगे। मतलब उसकी जो वरीयता है तीसरे नंबर की वो कौन है, बी है। इसी तरह डी को इसने यहाँ पर बना दिया। इस तरह से बारी बारी से सबने मान लीजिए यहाँ पर वोट दे दी। लास्ट में जब वोटों की गिनती होगी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रथम चरण की मतगणना। प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना क्या होती है देख लेते हैं। यहाँ पर जिसको यहाँ पर वरीयता क्रम में 1 मिला है, ठीक है, उसके वोटों की वहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। ए 40 पाया, बी 30 पाया, सी 20 पाया, डी 10 पाया, ठीक है। वरीयता क्रम में ए को 40 वोट मिले, बी को 30 मिले, सी को 20 मिले और डी को 10 मिले। लेकिन यहाँ पर क्या रखता है, एक हमारा मिनिमम कोटा लगता है, ठीक है। कोटा क्या होना चाहिए कि कुल वैध मत बटे 2 + 1। कहने का मतलब 50% से ज़्यादा होना ही होना चाहिए कोटा। जब तक 50% से ज़्यादा कोटा पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी उम्मीदवार को वहाँ पर विजयी घोषित नहीं कर सकते हैं। तो ए वाले को यहाँ पर 40 मिला था, मान लीजिए 100 सीटों के लिए हो रहा था, 100 उम्मीदवारों ने यहाँ पर वोट डाले थे, ठीक है। ए को 40 मिला, बी को 30 मिला, सी को 20 मिला, डी को 10 मिला। मिनिमम कोटा कितने पर होना चाहिए, 50 + 1 मतलब 51। अगर 51 वोटें किसी को मिलेंगी, ठीक है, तो वो वहाँ पर विजयी हुआ। लेकिन देखिए ए को 40 ही मिला है। तो अब क्या करेंगे, हम द्वितीय उसकी वोटिंग कराएंगे, ठीक है। कैसे द्वितीय कराएंगे वोटिंग, अब द्वितीय चक्र की वोटिंग कराएंगे। तो द्वितीय चक्र की वोटिंग में हम क्या करते हैं, जिसको सबसे कम मिला है वोट, जिसको सबसे कम वोट मिला, जैसे यहाँ पर डी वाले को सबसे कम मिला है वोट, तो इसके वोटों को हम, ठीक है, जो ऊपर के हैं बचे ए बी सी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी पद्धति को बोलते हैं एकल संक्रमणीय। संक्रमणित का मतलब होता है हस्तांतरणीय, कि लास्ट वाले को हम वोटों को ट्रांसफर कर देंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए डी वाले को वरीयता क्रम में पहले नंबर पे 10 वोटें मिली, ठीक है, तो हो सकता है जो जिसने डी को वोट दिया है, ठीक है, उसकी दूसरी वरीयता ए की हो, फिर बी की भी हो, सी की भी हो। तो मान लीजिए डी वाले की दूसरी वरीयता, ठीक है, ए की मान लीजिए 6 थी, बी की मान लीजिए 3 थी और सी की मान लीजिए 1 थी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके वोटों को हमने क्या किया, इसमें ट्रांसफर कर दिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है।
पहले हमने पहले वरीयता के सारे वोट गिन लिए। ए को 40 मिले, बी को 30 मिले, सी को 20 मिले, डी को 10 मिले, इस तरह से। फिर क्या किया हमने, जिसको सबसे कम वोट मिले थे, ठीक है, उसे बोल दिया भैया अब तुम्हारे तो वोट सबसे कम हैं, तुम जाओ घर अपने वोट, लेकिन इनको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो उसने क्या किया, देखा कि जो डी वाला था उसकी पहली वरीयता तो डी थी, लेकिन इसकी दूसरी वरीयता भी तो कोई थी। जैसे हम यहाँ पर वरीयता दे रहे थे, ए वाले को पहले नंबर पर रखे थे पहले व्यक्ति ने, फिर इसने क्या किया था, सी वाले को दूसरे नंबर पर रखा था। तो इसी तरह जिसने डी को दिया था पहला वरीयता, उसका दूसरा वरीयता भी तो कोई होगा। तो दूसरा वरीयता मान लीजिए 6 ऐसे थे जिसने दूसरे वरीयता ए को दिया था, ठीक है। इसी तरह 3 ऐसे थे जिन्होंने बी को दूसरा वरीयता दिया था, और एक ऐसा था जिसने सी वाले को दूसरा वरीयता दिया था। अब दूसरे वरीयता को हम पहले वरीयता से ऐड करके देखेंगे, तो इसको कितना मिला 46, इसको मिला 33, इसको मिला 21। अभी भी मिनिमम कोटा हमारा पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी मिनिमम पूरा कोटा नहीं पूरा हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब इस सी वाले को एलिमिनेट करेंगे, इस सी वाले को, क्योंकि भारत में ऐसा अभी तक पहली बार ही हुआ है। वीवी जो गिरी थे, कौन थे, वीवी गिरी, जब इनका चुनाव हुआ था उस समय ही द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, तब वो जीते थे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ है कि हमेशा एक ही बार की मतगणना में ही जीत हार हो गई है। बस ये समझने के लिए कि क्या होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखिए इस सी वाले को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर सी वाले की जो ट्रांसफर वोट होंगे यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे ए और बी में। मान लीजिए सी को 21 वोट यहाँ पर थे, ठीक है, 20 + 1, 20 द्वितीय वरीयता वाली, द्वितीय वरीयता में मान लीजिए 20 में इसको 5 मिले थे, इसको 6 मिले थे, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे यहाँ पर 46 प्लस कितना हो गया 5, 51। अब इसने मिनिमम कोटा पूरा कर लिया, इसने सबसे पहले मिनिमम कोटा पूरा कर लिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति उम्मीदवार जो था वो विजयी घोषित हो जाएगा। इसी चीज को फिर से समझ लेते हैं एक बारी, एक सारणी बना के, पूरी सारणी बना के। मान लीजिए हमारे पास 4 कैंडिडेट थे, ए बी सी डी, ठीक है, और 100 मतदाता थे, ठीक। तो क्या हुआ, जब पहला मतदाता आया यहाँ पर वोटिंग करने, उसने कहा कि हमारी पहली पसंद ए है, तो उसने ए वाले को पहली वरीयता दे दी। उसने कहा हमारी दूसरी पसंद सी है, तो सी वाले को दूसरी वरीयता दे दी। उसने कहा डी हमारा तीसरी पसंद है और बी हमारा चौथी पसंद है। तो इस तरह देखिए पहले मतदाता की सारी यहाँ पर वरीयता क्रम दिखा दिया उसने। फिर दूसरा मतदाता आता है, वो कहता है नहीं, ए वाला हमको नहीं पसंद है, बी वाला हमको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बी वाले को उसने 1 दे दिया, ए वाले को 2 नंबर दे दिया, सी वाले को इस तरह इसने 3 नंबर दे दिया और डी वाले को 4 नंबर दे दिया। तीसरा मतदाता इस तरह से आता है, वो कहता नहीं, डी वाला सबसे बढ़िया था, उसने 1 को दे दिया, डी वाले को पहला पोजीशन दे दी, सी वाले को उसने दूसरा दे दिया, बी वाले को तीसरा और डी वाले को चौथा। इस तरह से सारे मतदाता यहाँ पर आते जाएंगे और इस तरह से वरीयता क्रम अपना देते जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, मान लीजिए चौथा आ गया, इसने ए वाले को 1 नंबर दे दिया, बी वाले को 2 नंबर, सी वाले को 3 नंबर, इसको 4 नंबर। लास्ट में यहाँ पर क्या करेंगे, जब सारे मतदाता यहाँ वोट डाल देंगे, ठीक है, तो हम पहले वरीयता क्रम की सारी वोटें यहाँ पर काउंट कर लेंगे इस तरह से। मान लीजिए ए वाले को यहाँ पर पहले वरीयता क्रम में 40 वोटें मिली, बी वाले को यहाँ पर 30 मिली, सी वाले को 20 मिली और डी वाले को 10 मिली। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, ए वाले को यहाँ 40, बी वाले को 30, 20 और 10 मिली। अब जो डी वाला था उसको सबसे कम वोटें मिली, तो इसकी वोटों को हम क्या करेंगे, बाकी अन्य में ट्रांसफर कर देंगे। ये हुई हमारी बात एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मतलब हस्तांतरण। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में न्यूनतम कोटा, ठीक है। न्यूनतम कोटा कितना होगा, 50 प्लस जो वैध मत होंगे उनको हम 2 से डिवाइड करके 1 जोड़ देंगे, तो वो न्यूनतम कोटा निकल आएगा, ठीक है। तो 50% मतलब 50% प्लस 1 होना ही होना चाहिए अनिवार्य रूप से। तो यहाँ पर भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि द्वितीय क्या कहते हैं चरण की मतगणना करी गई हो। अभी तक एक ही मतगणना में, एक ही चरण की मतगणना में क्या हुआ है, रिजल्ट निकल आया है। वीवी गिरी थे राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डी वाले को। अब डी वाले को ट्रांसफर कैसे करेंगे, डी वाला जो है
इसको पहली वरीयता में मान लीजिए 10 वोट मिले थे, तो दूसरी वरीयता में भी तो कुछ ना कुछ मिले होंगे, तो दूसरी वरीयता के वोट हमको ए और बी और सी में ट्रांसफ़र कर देने हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरी वरीयता में ए को 6 वोट थे, बी को 3 वोट मिले थे और सी को 1 वोट मिला था, तो ये वहाँ पर काउंट हो जाएंगे। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट चरण की वहाँ पर मतगणना करेंगे। ठीक है, और उसके आधार पर वहाँ पर हम न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही न्यूनतम कोटा यहाँ पर मिल जाएगा हमको, ठीक है, वह कैंडिडेट विजयी घोषित हो जाएगा। तो ये तो रही बात हमारे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। थोड़ा सा ट्रिकी है, कठिन नहीं है ना। इसको आप बार बार देखेंगे, जिसको नहीं समझ में आया हमारी वीडियो आप दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में बहुत आ जाएगा। ठीक है, आसान है, थोड़ा ट्रिकी है कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।